हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स जो हमारे सेशन चल रहे हैं गुड इवनिंग जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग भाई, की हाल चाल। चलो भाई सभी का हाल चाल फिर बढ़िया होना चाहिए। तो मेरी फैमिली के आई होप सारे के सारे बच्चे इस टाइम यहाँ पे आ चुके होंगे। एक बार मैं फिर अपना वही चोखटा लेकर, अपनी वही शक्ल लेकर आपके सामने फिर एक बार दोबारा हाजिर हो चुका हूँ आपकी सेवा में। तो आज सीएस प्रोफेशनल के जो बच्चों की हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चन करने की, और उसका पार्ट नंबर 2 आज हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। पार्ट नंबर 1 में टोटल हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और वो क्वेश्चन बैंक का लिंक मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 जो हमारा पार्ट नंबर 1 हुआ था उसके कमेंट बॉक्स में ना मैंने एक लिंक डाला है। उस लिंक को आप जैसे ही अपना क्लिक करोगे तो क्वेश्चन बैंक आपके सामने आ जाएगा। प्लीज उस क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लेना। उस क्वेश्चन बैंक में से ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। अच्छा, एक आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले ना, वैसे मैं ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुका हूं बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि पूरी की पूरी प्रोफेशनल की फैमिली को बता दूं। सर कल शाम को 7 बजे आपने भी आना है, अपने छोटे भाई बहन एग्जीक्यूटिव वालों को भी लेके आना है, उनसे छोटे भाई बहन फाउंडेशन वालों को भी लेके आना है, और पेरेंट्स भी। अगर आपका कल का सेशन देखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा सर। अब बच्चा कह रहा है सर कल के सेशन में होगा क्या? सर मेरी फैमिली के मन में जितने डाउट्स आजकल चल रहे हैं ना, कि जो ये लॉकडाउन की प्रॉब्लम चल रही है उसके बीच में हम पढ़ाई कैसे करें, हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी, हमारे कई सारे इश्यूज हैं, तो वो सारे इश्यूज पे ना कल हम क्वेश्चन रेज करेंगे और उन क्वेश्चन का आंसर लेंगे। उम्मीद करता हूं कल का सेशन आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है जी। तो ये सेशन मैंने स्पेशली पूरी की पूरी फैमिली के लिए करवाया है। इट मींस मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली सबसे पहले मेरी फैमिली है। इट मींस उनके मन में जितने भी डाउट्स आते हैं ना, उन डाउट्स का अगर सॉल्यूशन कहीं से मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि हर बच्चे की पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमें जुलाई में एग्जाम निकालने हैं, 100% एग्जाम निकालने हैं। मैं देखो, मुझे ऐसा पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट्स नहीं होंगे, बट फिर भी अगर आप सेशन अटेंड करोगे ना तो बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कल शाम को 7 बजे आपने भी यहां पर आना है। चाहे कल आपका सेशन नहीं है, कल एग्जीक्यूटिव वालों का भी सेशन मैंने ऑफ किया हुआ है, इसलिए कि कल शाम को 7 बजे एक बहुत बढ़िया सेशन पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर है। उम्मीद करता हूं कल आप शाम को 7 बजे पक्का पक्का होगे, ठीक है। चलो, इन्हीं सब बातों के साथ फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जी, जितने बच्चे यहां पर आ चुके हैं फटाफट से अटेंडेंस लगाओ, हाजिरी लगाओ कि सर हम यहां पे पहुंच चुके हैं। सेशन स्टार्ट करें? हाँ जी, सेशन स्टार्ट करें, पक्का पक्का। यस सर, आप सेशन स्टार्ट कर सकते हो। और फिर हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमें पार्ट नंबर 2 आज हमें स्टार्ट करना है। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज हमें नए 10 क्वेश्चन करने हैं। और बिलीव मी, आज के नए 10 क्वेश्चन में ना आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और आपके प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ये लगा लो आज का सेशन बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में से ना एक क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। तो जितने बच्चे यहां पर इस टाइम हाजिरी लगा चुके हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आपने लास्ट तक सेशन सुनना है। और जो बच्चे अभी नहीं आए उन्हें बुला लो कि भैया काम की बातें हो रही हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो क्या पता अगर यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गए तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो इधर सुना ध्यान से। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले ना, लास्ट सेशन में कुछ बच्चों के डाउट्स थे। वैसे मुझे उम्मीद थी कि डाउट्स आपके आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने काफी टाइम लगाया था, बट कुछ बच्चों ने या तो भी जीएसटी बहुत पहले पढ़ा होगा या जो उन्होंने अभी रिवीजन नहीं की होगी, तो उनके डाउट्स मेरे पास ये आए थे कि सर एक तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, और एक क्वेश्चन नंबर 5 हमें समझ में नहीं आया। तो प्लीज इन दोनों डाउट्स को प्लीज आप ले लेना। तो मैं फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पूरा डिटेल में ये दोनों क्वेश्चन करा चुका हूं। बट फिर भी आप सभी की रिक्वेस्ट पर एक बार क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रिवाइज करवाने जा रहा हूं। देन फिर जो आज हमें अगले 10 क्वेश्चन करने हैं हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पे आना। सर क्वेश्चन नंबर 4 ना बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल था। उस क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी हो
उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर ये लिखा था कि क्या सेल्फ सप्लाई जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होती हैं। तो याद करो सर, जिस टाइम ना हमने सप्लाई की डेफिनेशन की थी ना, उस सप्लाई की डेफिनेशन अगर आपने को ध्यान आ रहा हो सेक्शन 7(1)(a) में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आपने किसी भी तरह से सप्लाई की बाय वन पर्सन, इट मींस अगर एक पर्सन ने सप्लाई की, अब वो किसको सप्लाई की, दूसरे को सप्लाई की, लो में कहीं भी नहीं लिखा था। लो में ये लिखा था एक पर्सन ने सप्लाई की हो, चाहे वो सप्लाई अपने आप को की हो, चाहे वो दूसरे पर्सन को की हो, ये दोनों ही केस में सप्लाई में कवर हो जाएंगे। तो ये सारी बातें क्लासेस के अंदर हमने पढ़ी हुई हैं कि बाय ए पर्सन लिखा था, टू अनदर पर्सन कहीं भी लो में नहीं लिखा, आप जाके पढ़ सकते हो। अब अगर टू अनदर पर्सन नहीं लिखा, इट मीन सेल्फ सप्लाई भी जीएसटी के दायरे में आएंगी। अब बच्चा ये बात बोलता है सर सेल्फ सप्लाई जीएसटी के दायरे में कैसे आएंगी सर। याद करो सेक्शन नंबर 25 आपने किया होगा। अब 25 में डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है कि अगर एक हेड ऑफिस है, अगर वो अपनी ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर करेगी, हेड ऑफिस ब्रांच वैसे सेम होते हैं, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, फिर भी जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे अगर इन दोनों का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो अलग अलग होगा। अब एक बच्चा मुझे बोल पड़ा, देखो सामने बच्चा बैठा है, बच्चा कहता है सर वो तो तब होगा ना जब इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा। एक बात मैंने सोच के बोला, आपने सेक्शन 24 पढ़ा होगा। सेक्शन 24 में क्या लिखा था कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करोगे, अगर आप इंटर स्टेट गुड्स भेजोगे, उस केस में करवाना मैंडेटरी होता है और इंट्रा स्टेट वाले केस में ऑप्शनल होता है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या था कि भैया एक सिटी एक्स है, ये केरला के अंदर है, और यहां पे एक डब्ल्यू है। अब अगर एक्स ने डब्ल्यू को तमिलनाडु के अंदर अगर स्टॉक ट्रांसफर किया तो इंटर स्टेट है ना, इस केस में तो जीएसटी लगने की बात होगी। और अगर ये भी केरला में है, ये भी केरला में है और ये भी केरला में है, तो चेक करो आंसर में क्या लिखा था कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं। आपने लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी थी, उसने कहा था एज्यूमिंग द शॉप एबीसी लिमिटेड लोकेटेड इन सिटी वाई एंड सिटी जेड इन केरला आर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड, सेल्फ सप्लाई मेड टू सच शॉप आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। इट मींस इस क्वेश्चन का उसने आंसर ये दिया कि भैया ये जो सिटी एक्स है और ये जो सिटी डब्ल्यू है, अगर एक्स वाला डब्ल्यू को सप्लाई करेगा, ये दोनों इंटर स्टेट हैं, उस केस में जीएसटी की बात होगी। इंट्रा स्टेट में हम ये एज्यूम कर रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग नहीं है, और अगर इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग नहीं है, इसलिए इस सेल्फ सप्लाई पर हम जीएसटी नहीं लगाना चाहते। एक बच्चा मेरा नंद गोपाल सामने बैठा है, कह रहा है सर अगर इन दोनों का हम अलग अलग करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हो। याद करो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, उस लेटेस्ट अमेंडमेंट में क्या लिखा है कि अगर सेम स्टेट में सेम बिजनेस करोगे तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, और अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिए उस केस में इस सेल्फ सप्लाई पर भी जीएसटी लग जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। और आपको मैंने क्लास में कई बार कहा था डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये होता है जितने रजिस्ट्रेशन होंगे उसके बेस पर ही पता लगता है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, और चाहे वो सेम ही आदमी के क्यों ना हो तो भी वहां पर जीएसटी की बातें हो सकती हैं। तो प्लीज सर ये बात ध्यान देना, प्लीज ये बात ध्यान देना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाता है तो प्लीज गलती मत करके आना। बच्चा कह रहा है फिर हमें क्या एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी? यस, आपको एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी। जैसे आपके इंस्टीट्यूट वालों ने, आईसीएसआई ने ये एज्यूम की है कि इन दोनों का अलग से नहीं है, इसलिए हम इन दोनों पर जीएसटी नहीं लगा रहे, तमिलनाडु वाले केस में लगा रहे हैं। आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि इन दोनों का अलग अलग है, तो अगर अलग अलग होगा तो इस सेल्फ सप्लाई पर भी जीएसटी लग जाएगा, इवन इफ वो तीनों सेम स्टेट में क्यों नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सर अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो फिर ऐसा करना, घर जाके एक बार सेक्शन 25(5) पढ़ लेना, एक बार सेक्शन 25(5) पढ़ लेना रजिस्ट्रेशन का, उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन है क्या। अगर 25(5) घर जाके पढ़ लोगे, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी डाउट आपको आएगा नहीं। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा देख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 में सर कुछ भी नहीं था, टोटल ए बी सी डी ई, ये 5 पॉइंट थे और ये 5 पॉइंट हैं। अब इन 5 पॉइंट के अंदर क्या है? पहले पॉइंट के अंदर तो वही मैंने आपको बताया था, प्योर एजेंट। ठीक है, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन बोला था कि सर 15,000 रुपए की प्रोफेशनल फीस है, उसमें 3,000 रुपए इंक्लूड हैं, तो जीएसटी तो 12,000 रुपए के ऊपर लगेगा ना। मैंने उसको कमेंट भी किया था कि भैया 3,000 रुपए इंक्लूड नहीं है, ये 3,000 रुपए अलग है। भैया मेरी प्रोफेशनल फीस 15,000 रुपए है, मैंने 3,000 रुपए आगे से लेकर आरओसी को पेमेंट कर दी, तो क्या ये 3,000 रुपए मेरी वैल्यू है? ये मेरी वैल्यू नहीं है सर। मेरी वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपए। ये 3,000 रुपए जो मैंने रिकवरी की है एज ए प्योर एजेंट रिकवरी की है। और जिन बच्चों ने वैल्यूएशन का चैप्टर अच्छे से की है उसमें रूल नंबर 33 अच्छे से की है। रूल नंबर 33 में आपने पढ़ा होगा, प्योर एजेंट वाले केस में जितनी वैल्यू मैं आगे से रिकवर करके आगे पे कर देता हूं वो मेरी वैल्यू का पार्ट नहीं बनती।
और अगर मेरी वैल्यू का पार्ट ही नहीं बनती तो मेरी वैल्यू कितनी बनेगी, ओनली 15,000। इस 3,000 पर मेरे हाथ में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। इसको 3,000 रुपए को मैं अपनी वैल्यू का पार्ट नहीं बनाऊंगा। रूल नंबर 33 एक बार दोबारा जाके देख लेना, ये 3,000 रुपए आपकी वैल्यू में ऐड नहीं होगा, ये बात ध्यान दो। और यही बात आपके आंसर में दी हुई है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या था, एक कंपनी ने मील प्रोवाइड करवाई एम्प्लॉइज को, 70 रुपीज है उसकी। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि 10 रुपए के अंदर प्रोवाइड करवाई है। और यहां पे अब सोच के बोला, यहां पे 10 रुपए के अंदर प्रोवाइड करिए पर प्लेट। अब मेरा बस पूरी क्लास का क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि वैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई करता है 50,000 एग्जाम्प्ट होती है, 50,000 तक कोई भी जीएसटी नहीं लगता। बट आपको मैंने पहले भी कहा था ये उसमें कवर नहीं होती सर, ये उसमें कवर नहीं होती, ये परक्यूजिट में आप कवर नहीं करोगे, क्योंकि 10 रुपए मैंने चार्ज कर लिए। और अगर 10 रुपए मैंने चार्ज किए हैं तो आपको मैंने कल भी कहा था इस काम पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये 71A में सप्लाई बन जाएगा, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कवर होगा, इस पर जीएसटी लगेगा। तो देखो वही बात आपके आंसर में यहां पे लिखी थी, ये आंसर आपका बी क्लोज लिखा हुआ है। एडवांस रूलिंग ने अफर्म कर दिया। देखो यहां पे क्या लिखा है, इन द व्यू ऑफ द अबव द कंपनी वुड बी लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द सब्सिडाइज मील प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। जो सब्सिडाइज मील प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉय को, उस पर जीएसटी लगेगा। रीजन भी क्योंकि इसको परक्यूजिट हमें मानना नहीं है और ये ऑलरेडी एडवांस रूलिंग ने केस डिसाइड कर दिया, तो हमें जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद देखो अगला, फार्मास्यूटिकल कंपनी सप्लाई फ्री सैंपल टू डॉक्टर। अब अगर डॉक्टर को फ्री सैंपल दे रही है तो भैया विदाउट कंसिडरेशन है। अब विदाउट वाले केस में हमने दो पैरा किए थे, पैरा 1 पैरा 2। पैरा 2 रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन, उसमें कवर नहीं होता। पैरा 1 में यह था कि अगर आप आईटीसी अवेल कर चुके हो, अगर आप आईटीसी अवेल कर चुके हो तो पैरा 1 में सप्लाई बन जाएगा। अब इसने आईटीसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब अगर आईटीसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो मैं ये मानूं अगर इसने आईटीसी अवेल नहीं किया क्योंकि आगे फ्री सैंपल देने हैं, तो उस केस में कहीं भी सप्लाई नहीं है। बट अगर इसने आईटीसी अवेल कर लिया और अवेल करने के बाद फिर फ्री सैंपल दे रहा है तो पैरा 1 में सप्लाई बन जाएगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये निकल गया, पैरा 1 किसका है, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड। तो इसने आईटीसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो मैं एजम्पशन लेनी पड़ेगी इसने आईटीसी लिया है या नहीं लिया। और यही बात देखो इन्होंने आंसर में लिखी थी। इन्होंने आंसर में क्या लिखा है, देयरफॉर जीएसटी विल नॉट बी लेवी ऑन द फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई, हाउएवर आईटीसी ऑन सच परचेज आर नॉट अलाउड। मतलब आईटीसी अलाउड नहीं है। अगर आपने आईटीसी ले लिया और फ्री सैंपल बांट रहे हो तो फिर पैरा 1 में हमें सप्लाई बनाकर जीएसटी लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम ये मान रहे तुमने आईटीसी नहीं लिया, और अगर आईटीसी नहीं लिया इसलिए कहीं पर भी सप्लाई नहीं है, और अगर सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी की बात भी नहीं होगी। ठीक है जी। ये सारी बात आपके क्वेश्चन नंबर सी में है। फिर डी और ई, ये दोनों सर आपके मैंने एंट्री नंबर बोल दिए थे, एंट्री नंबर 13 और एंट्री नंबर 22। उसमें जाके आप रीड कर सकते हो। उसमें जाके आप रीड करोगे, चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई भी प्रीमाइस किराए पर देता है और अगर किराया 10,000 रुपए से कम का है, उस केस में जीएसटी एग्जम्प्ट है, जीएसटी लगता ही नहीं है। यहाँ पे कितने रुपए किराया है, 9500, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। उसके बाद फिर यहां पर मैंने कहा था कि अगर मैंने ट्रक किराए पर दिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, वो भी एग्जम्पशन के दायरे में कवर होती है। आप एंट्री नंबर 22 जाके देख लेना, उसमें एंट्री नंबर 22 में एग्जम्प्ट है, तो ये भी एग्जम्प्ट नो जीएसटी, ये भी एग्जम्प्ट नो जीएसटी। तो ये आपके दो क्वेश्चन थे। तो बताओ इन क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए जी। तो मैं फटाफट से अब यहां पे अगले पेपर पे आ रहा हूं, अगले 10 क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अब ऐसा करो, जितने बच्चे सेशन छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा होगा ये क्वेश्चन उनको आते हैं, तो जितने बच्चे वेब सेशन छोड़ के जा चुके हैं फटाफट से उनको मैसेज कर दो कि भैया अब फाइनली नए 10 क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब जिन बच्चों को अभी भी पुराने 10 क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज एक बार जाके प्रोविजन पढ़ लेना, डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अब आज के अगर 10 क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो अपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ठीक है, उम्मीद मैं फिर करता हूं आज के 10 क्वेश्चन में कोई भी डाउट मैं आने नहीं दूंगा। फिर भी अगर डाउट होगा प्लीज आपने वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ, क्योंकि 10 तो हमने कल कर लिए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आ रहा हूं। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया। 10 हमारे हो चुके हैं, फटाफट से बाकी दोस्तों को बुला लो, अब नए क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा हूं जी। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस्टर हेमंत कुमार, मिस्टर हेमंत कुमार ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ चंडीगढ़ हैज रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ए सिलेक्टर of national team to recognize sports body in Delhi. Will he be liable to charge GST on the same? What will be the status if Mr. Hemant Kumar do not have any other income except ₹50,000 as mentioned above? क्या कहना चाह रहे हैं वो, ये बात कहना चाह रहे हैं, एक हेमंत कुमार है
वो एज ए सिलेक्टर, मतलब वो टीम को सिलेक्ट करने की सर्विस दे रहा है, उसके लिए उसने 50,000 रुपए चार्ज किए, और ये सिलेक्टर किसका बना है? एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी का बना है। तो ये जो उसने 50,000 रुपए चार्ज किए, क्या इस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। आंसर इज यस, लगेगा। अबे मुझे पता है, ये सामने देखो, ये नंद गोपाल सामने बैठे ना, जो ये नोनू मोनू सोनू, ये सामने बच्चे हंस रहे हैं। देखो 3-4 बच्चे हंस रहे हैं, पता नहीं जब से सेशन स्टार्ट हुआ ना तब से हंसते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। एक बात में सोच के बताऊं ना लाइक को, बच्चा ये बात कह रहा है, सर ये तो ना हमने एग्जामिशन के अंदर पढ़ा था, जिनका एग्जामिशन हो चुका है, कि अगर स्पोर्ट्स बॉडी को अगर हम सर्विस देते हैं वो तो एग्जम्प्ट होती है। यस, एग्जम्प्ट होती है, एग्जम्प्ट होती है। बट अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, हर पर्सन की सर्विस वहां पर एग्जम्प्ट नहीं होती। आप चेक करना, एंट्री नंबर 68 आपकी है, उस एंट्री नंबर 68 में देखना, वहां पे एग्जम्पशन पता किसकी है? देखो यहां पे क्या लिखा है, सर्विस प्रोवाइडेड टू ए रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय इंडिविजुअल ओनली एज ए प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन ए स्पोर्ट्सिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. Service provided as a selector of team is not covered in the above referred notification. Mr. Hemant Kumar is liable to charge GST on 50,000. सर वहां पे सर्विस कवर है प्लेयर की, रेफरी की, कोच की, टीम मैनेजमेंट की, सिलेक्टर की सर्विस कवर नहीं है। बच्चा कह रहा है सर ऐसे तो फिर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी बन जाएगा, क्वेश्चन कुछ भी बन जाएगा। तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो एग्जामिनेशन लिस्ट आपकी बहुत सारी हैं, जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन की है, अभी मेरा एग्जामिनेशन का चैप्टर हुआ नहीं है, जो मेरा करंट बैच चल रहा है उसमें भी 2-3 दिन के बाद होगा, और मैं उनको क्लास के अंदर भी बोलूंगा, आपको यहां पर भी बोल रहा हूं। इतनी सारी एग्जामिनेशन लिस्ट है, सबके पीछे मत भागना। इतनी सारी एग्जामिनेशन लिस्ट है, सबके पीछे मत भागना। सर गिनी चुनी एग्जामिनेशन है जो हर बार आपके एग्जाम में भी आती हैं, सीए फाइनल के एग्जाम में भी आती हैं, और जिन जिनके एग्जाम में एग्जामिनेशन लिस्ट है उनके एग्जाम में वही एग्जामिनेशन आती है। और मेनली कौन कौन से एग्जामिनेशन है, मैं आपको सेशन के अंदर, अगला सेशन जो मेरा होगा ना, उसमें आपको लिस्ट बना के दे दूंगा कि इन एग्जामिनेशन को अच्छे से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा बनेगा, बाकी आप छोड़ भी सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंपल सी बात है, जो मैं एग्जामिनेशन लिस्ट दूंगा ना उनको नहीं आप छोड़ सकते। आपको मैं दिखा दूंगा आपके एग्जाम में अगर एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन बनेगा तो 90% चांसेस हैं एग्जामिनेशन वहीं से बनेगी जो मैं लिस्ट आपको दूंगा। बट मैं आज लिस्ट नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूंगा बना के, ठीक है? तो सिंपल सी बात बस ध्यान रखो, ये आप जैसे अब ये स्पोर्ट्स वाली है, ये स्पोर्ट्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कई एग्जामिनेशन ऐसी है जहां पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो गया ना। आपको लगा अगर मैं सर्विस दूंगा एग्जाम्प्ट है, बट उसने क्या बोला? ओनली प्लेयर की सर्विस एग्जाम्प्ट है, रेफरी की सर्विस एग्जाम्प्ट है, कोच की सर्विस एग्जाम्प्ट है, अंपायर की सर्विस एग्जाम्प्ट है, और टीम मैनेजर की सर्विस एग्जाम्प्ट है, कहीं पर भी सिलेक्टर कवर नहीं है। अब जो टीम सिलेक्टर की सर्विस देते हैं, तो वो टीम सिलेक्टर जितने भी पैसे चार्ज करते हैं सब पर जीएसटी की बातें होंगी। तो उसने देखो क्वेश्चन कितना जबरदस्त बनाया सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं ना, मजा आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करके आएंगे, पास वही होगा जिसने ध्यान से पढ़ा होगा। तो उसने क्या बोला? सिलेक्टर है, उसके लिए 50,000 रुपए चार्ज किए, तो उस केस में जीएसटी लगेगा, एग्जामिनेशन के दायरे में कवर नहीं होता, यह बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, इन केस टर्नओवर ऑफ मिस्टर हेमंत फॉल बिलो द मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट ₹20 लाख, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू चार्ज एनी टैक्स। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं इसके अलावा उसकी और भी कोई टर्नओवर नहीं है, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। आप सब जानते हो सर 20 लाख रुपए की लिमिट होती है सर्विस वाले केस में। एक क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन गुड्स वाला नहीं है। गुड्स वाले केस में 40 लाख रुपए की नई लिमिट आ चुकी है, और वो भी 40 लाख रुपए की लिमिट हर केस में नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। सर्विस वाले तो हर केस में 20 लाख की लिमिट है, ये क्वेश्चन सर्विस का है, गुड्स का तो है नहीं। तो उसने बोला 20 लाख से कम है, तो इसलिए यहां पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो देखो उसने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमसे मांगे हैं। अच्छा बच्चा कहता है सर अगर वो यहां पे बोल देता, अगर वो यहां पे बोलता उसकी और भी इनकम है, और इन दोनों को एग्रीगेट करके अगर 20 लाख से ऊपर बन जाती, तो क्या फिर जीएसटी लगता? फिर तो जीएसटी लगता ही लगता, फिर तो जीएसटी लग ही जाता ना, क्योंकि उसने ऊपर क्या बोल दिया? ये सर्विस एग्जामिनेशन के दायरे में नहीं है। तो अगर एग्जामिनेशन के दायरे में नहीं है, इट मींस ये सर्विस क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। बस ये बात ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नजरों के अंदर, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ध्यान से पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर भूदेव अग्रवाल, मिस्टर भूदेव अग्रवाल, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन receive commission of ₹21 lakh as an insurance agent from insurance company, will he be required to charge GST on the same? कमाल कर दी क्वेश्चन बनाने वाले ने सर। एक बार क्वेश्चन बनाने वाले के लिए क्लैपिंग कर दो। मतलब हर क्वेश्चन में हमसे कंफ्यूज ही करेगा क्या? हर क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाने वाला हमें कंफ्यूज ही करेगा। उसे क्या लगता है हम पढ़ के नहीं आए?
उसे क्या लगता है हम पढ़ के नहीं आए क्या? याद करो, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देगा तो इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी पे करेगी, हम जीएसटी क्यों पे करेंगे? और हमें क्या कह रहा है, एक इंश्योरेंस एजेंट ने सर्विस दी है इंश्योरेंस कंपनी को और उससे 21 लाख रुपए कमीशन चार्ज की और मैं अनरजिस्टर्ड हूं, तो क्या मैं जीएसटी पे करूंगा? मैं जीएसटी लगाऊंगा? अब सोच के बोलना, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, उस कंपनी को है, क्योंकि कंपनी ने मेरे बिहाफ पर जीएसटी पे करना है, ना कि मुझे जीएसटी पे करना है। और वो मुझसे पूछ क्या रहा है, विल ही, मतलब मैं इंश्योरेंस एजेंट, विल ही बी रिक्वायर्ड टू चार्ज जीएसटी ऑन द सेम? क्या वो रिक्वायर है जीएसटी चार्ज करने के? वो थोड़ा रिक्वायर है, सर्विस मेरी रिवर्स चार्ज में। और अगर सर्विस मेरी रिवर्स चार्ज में है, भैया रिसीवर की जाके गर्दन पकड़ो, मेरी गर्दन छोड़ दो बाबूजी, क्योंकि मैं तो यहां पे कवर ही नहीं हूं। और आप सबने पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने पढ़ा है, सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन के अंदर, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उसमें एक सेक्शन 23(2) आपने पढ़ा होगा। 23(2) में क्या था, कुछ पर्सन नोटिफाइड थे जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं होता, एग्जम्प्ट होते हैं। उसमें एक आरसीएम वाला केस था कि अगर मेरी सर्विस आरसीएम में कवर है तो मैं नोट लायबल में कवर हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। रीजन बीइंग, क्योंकि मुझे जब जीएसटी ही पे नहीं करना तो मैं क्यों कराऊंगा? जब मुझे जीएसटी ही पे नहीं करना तो मैं जीएसटी के दायरे में क्यों आऊंगा? मेरे बिहाफ पर जीएसटी देने वाला रिसीवर है, तो भैया उसको पकड़ो, मुझे छोड़ दो। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर मेरी बात कर रहा है। बताओ कितना बढ़िया कंफ्यूज कर रहा है। और बच्चे कंफ्यूज भी होके आते हैं। अगर जिसने लो ध्यान से पढ़ा है वो समझ जाएगा कि भैया मैं तो कवर हुई नहीं, इंश्योरेंस कंपनी की बातें होंगी। देखो यहां पे क्या, दो कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस एजेंट सर्विस इज लाइबल टू जीएसटी, the tax payable thereon is paid by the recipient of service insurance company under reverse charge in terms of notification 1317. Mr. Bhudev Agarwal will not be liable to pay GST on such commission. Instead, the insurance company will pay tax under reverse charge on the particular transaction. भैया इंश्योरेंस कंपनी इस पर जीएसटी पे करेगी, मैं यहां जीएसटी देने के लायबल नहीं हूं, बस ये बात ध्यान देना। तो बताओ ये क्वेश्चन आप क्या मानते हो, इंपॉर्टेंट है नहीं है? मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर बने तो बहुत ध्यान से पढ़ना। आप चेक कर लो, दोनों क्वेश्चन में उसने दोनों क्वेश्चन में एक ही काम किया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। और क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? सर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर पढ़ने वाले ने सही से क्वेश्चन पढ़ा होगा ना तो ये क्वेश्चन आसान बन जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे प्रोफेशनल के हैं, इसके बाद सीएस बनने वाले कुछ ही घंटे रह गए हैं बस। मुझे आपके हाथों में सीएस की डिग्री दिख रही है, चेहरे पे स्माइल दिख रही है, आप पेरेंट्स को हक कर रहे हो और मुझे याद कर रहे हो कि थैंक यू सर, आज हम सीएस बन गए। उस दिन आप याद करोगे कि सर ने एक लाइन बोली थी कि जब भी हम एग्जाम हॉल के अंदर जाएं हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। जिसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया वो अटेम्प्ट उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, और इसने क्वेश्चन आराम से नहीं पढ़ा, आंसर में जल्दी कर दी, वो अटेम्प्ट उसका पहला अटेम्प्ट है, और दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। रीजन बीइंग, जब क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप आंसर क्या लिख के आओगे? सर सारी जान क्वेश्चन में लगा दो, सारी जान क्वेश्चन में लगा दो, क्वेश्चन 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, आंसर उतना जल्दी होगा। क्वेश्चन को 1 बार पढ़ के आंसर करने वाले आंसर गलत ही करके आते हैं, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ के आंसर करने वाले आंसर परफेक्ट करके आते हैं। तो मेरी एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जितनी जल्दी क्वेश्चन पढ़ोगे उतने गलत आंसर होंगे, जितनी आराम से क्वेश्चन पढ़ोगे उतने बढ़िया तरीके से आंसर होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? अब गलती तो नहीं करोगे क्वेश्चन पढ़ने में? सर गलती नहीं करेंगे। लोरिया, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, तो फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब चैप्टर 2 हमारा आ गया सप्लाई। तो चैप्टर 1 खत्म, उसके लिए हम सबके लिए एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए कि हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया अपने क्वेश्चन बैंक में से। अब क्वेश्चन 2 पे आओ जी। चैप्टर 2 हमारा है, उसका क्वेश्चन 1 है, डिस्कस इन ब्रीफ द टैक्सेबल इवेंट एंड द स्कोप ऑफ टर्म सप्लाई अंडर जीएसटी। कहना चाह रहे हैं टैक्सेबल इवेंट के बारे में डिफाइन करो और सप्लाई के बारे में डिफाइन करो जीएसटी लॉ में। अब टैक्सेबल इवेंट आप सब जानते हो सर, टैक्सेबल इवेंट हमारा सप्लाई है। अब सप्लाई सेक्शन 7 में है, और आप सब जानते हो सेक्शन 7(1) है, 7(2) है और 7(3) आपने पढ़ा होगा। 7(1) सप्लाई में क्या क्या आएगा वो सारी बातें 7(1) में है, और एक 7(1) कैपिटल ए भी आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा। वो किसकी सप्लाई बनेगा, गुड्स की या सर्विस की, वो 7(1) कैपिटल ए में आता है। 7(2) क्या चीजें सप्लाई में कवर नहीं होंगी, 7(2) में आएगा। 7(3) इसमें नोटिफिकेशन इशू करेगी गवर्नमेंट। 7(3) अभी हमारे किसी काम का नहीं है। अब उसने क्वेश्चन के अंदर मांगा क्या है, कह रहा सप्लाई के बारे में सब कुछ बता दो, नहीं सप्लाई की डेफिनेशन बता दो। तो इसमें सप्लाई की डेफिनेशन हमें क्या लिख के आनी है, जो सेक्शन 7(1) ए आपने पढ़ा, ये 7(1) बी आपने पढ़ा और 7(1) सी आपने पढ़ा, आपने वो लिख के आना है। एक बच्चा ये बात कहता है, सर
क्या ये तीनों पॉइंट हमें लिख के आने पड़ेंगे? यस। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बनेगा तो तीनों की झलक आपको देके आनी पड़ेगी। तीनों में से अगर आप कोई भी पॉइंट नहीं लिख के आओगे, उसका पूरी पूरी पावर है आपके नंबर काटने की। एक बच्चा सामने दूसरे बच्चे को कोनी मार रहा है, कह रहा भाई सर से क्वेश्चन पूछ, क्या 7-1 कैपिटल ए भी लिख के आना है? क्यों लिख के आना है भाई? उसने क्लासिफिकेशन पूछी है, नहीं पूछी, नहीं लिख के आना। दूसरा बच्चा कह रहा है सर से पूछ, क्या 7-2 नेगेटिव लिस्ट वाला? भाई क्यों लिख के आओगे? उसने बोला सप्लाई क्या है, सप्लाई क्या है, ये सिर्फ 7-1 में है। तो 7-1 ए लिख के आओगे, 7-1 बी लिख के आओगे, 7-1 सी लिख के आओगे, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, देखो उसने वही बातें लिखी होंगी सर। ये देखो लिखे ना, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीड, फॉर कंसिडरेशन इन दी कोर्स, और फिर वो शेड्यूल 1 की बातें, 7-1 सी की बातें की हुई हैं। ठीक है जी। तो यहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बातें, इसने क्लोज नंबर नहीं लिखे, हम लिख के आएंगे। हमें याद है 7-1 ए भी याद है, 7-1 बी भी याद है, 7-1 सी भी याद है। अगर इस तरह से प्रेजेंटेशन देके आओगे ना, पूरे 5 नंबर हमारे एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैं दोबारा टाइम नहीं लगा रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ सकते हो, लिख सकते हो, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि सप्लाई के अंदर क्या नेसेसरी एलिमेंट होने चाहिए, सप्लाई के अंदर क्या नेसेसरी एलिमेंट होने चाहिए, वो हमें बता दो। देखो सबसे पहली बात, एक्टिविटी गुड्स और सर्विस में कवर हो। ठीक है, उसके बाद सप्लाई कंसीडरेशन में हो, शेड्यूल 1 को छोड़ के, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो, वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो, टैक्सेबल पर्सन ने की हो, तभी तो जीएसटी लगेगा। सर एक बात मुझे सोच के बताओ, इन्होंने पता कुछ नहीं किया। अगर कोई बच्चा मेरी फैमिली का इंटेलिजेंट बैठा है ना, ये बच्चा उठ के जाने लगा है, क्या हो गया आपको? ओए नंदू, नंद गोपाल बैठो इधर, क्या हुआ, उठ के क्यों जा रहे हो? सर मुझे क्वेश्चन आते हैं। आपको आते हैं? अच्छा, आपको क्वेश्चन आते हैं। इधर देखना ध्यान से, नालायक को। अगला क्वेश्चन देखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अगला, इतना बड़ा, और इसी में आपका कल डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में। जो बच्चा उठ के जा रहे हैं ना, ये बच्चा बाद में सेशन देखेगा, इसमें डाउट आएगा। मैं तभी बोल रहा हूं बैठ जाओ, आधे घंटे की बात है, उठ के मत जाओ नालायक को। बच्चा उठ के भाग रहा है, हद होगी बिल्कुल ही। इधर देखो ध्यान से, फटाफट से मुझे इसका आप ही आंसर बताओगे। आप जा रहे थे ना, आप आंसर बताओगे। अगर आपने इसके आंसर को ध्यान से देखो, इसका आंसर कुछ भी नहीं है। इन्होंने 7-1 ए को ओपन करके पॉइंट्स बना दिए बस। 7-1 ए में ये सेम पॉइंट्स थे, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, टैक्सेबल सप्लाई हो, टैक्सेबल पर्सन ने किया, तो कुछ नहीं किया। वो 7-1 ए बी सी, जो इन तीनों को कंबाइन करके पॉइंट्स में लिख दिया कि भैया सप्लाई पर अगर जीएसटी लगाना है ना, तो ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। उम्मीद है जून 20, दिसंबर 20 कभी भी बनेगा तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप ये एलिमेंट लिखा होगे पक्का पक्का, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। अब जो बच्चा उठ के भाग रहा था ना, अब मैं उससे पूछूंगा कि उठ के क्यों भाग रहा था, और आप मुझे अब आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, और इसमें कई सारे डाउट्स आपके मन में आएंगे, उन डाउट्स का हमें सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं जी। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना, आप गलतियां करोगे। महिंद्रा ब्रदर्स रजिस्टर्ड इन गुजरात हैज सप्लाई 30 टन ऑफ केमिकल एट ₹50,000 पर टन एक्सक्लूडिंग टैक्स। इसमें टैक्स नहीं है। किसको? टू पी उत्तराखंड ऑन 8 सितंबर 19। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई हैज ऑल्सो बीन इशू द सेम डेट। इनवॉइस भी सेम डेट पे हो गया, सप्लाई भी सेम टाइम पे होगी। फर्दर फॉलोइंग एडिशनल अमाउंट वर ऑल्सो चार्ज फ्रॉम पी। इट मीन एक तो ये अमाउंट चार्ज किया, और एडिशनल अमाउंट क्या चार्ज किया? फ्रेट 1,10,000 रुपए की चार्ज की, पैकिंग चार्जेस 180 के चार्ज किए, वेटमैन चार्जेस 20,000 के चार्ज किए, कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पेशली इसके लिए परचेज की थी वो 3,10,000 रुपए चार्ज किए। फिर आगे वो बोल रहा है एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई महिंद्रा ब्रदर्स इज रिक्वायर्ड टू गेट द क्लिनिक chemical inspection by an independent testing agency before the delivery of the same to P. P has paid such inspection charges ₹12,000 directly to the testing agency. Mahindra brother has also received 50 lakh as a subsidy from the state government for the setting up chemical manufacturing plant in Gujarat. P is required to make payment within 15 days of supply in terms of the contract. However, P delay the amount of consideration and make payment in November 19. 15,000 का उसने इंटरेस्ट पे किया डिले पेमेंट का. You are required to calculate the GST liability in this case and due date of deposit assume the GST rate 18%. एक बार क्वेश्चन बनाने वाले के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए.
ये क्वेश्चन है प्रोफेशनल के लेवल का। ये क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर बनता है ना, तो बच्चे की पहली बात तो आंखें खुल जाती हैं, और दूसरी बात बच्चा कहता है पेपर बाहर से आ गया भाई। सर आपको देखने में क्वेश्चन आसान लग रहा है, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ छिपा हुआ है। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, उसने नीचे नोट लिख दिया। नोट में क्या लिखा? कह रहा है ये दोनों रिलेटेड नहीं है और प्राइस एक सोल कंसिडरेशन है। याद करो सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू ही हमारी वैल्यू मानी जाती है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। दोनों कंडीशन उसने खुद बोल दिया सेटिस्फाइड है, तो वैल्यू सेक्शन में ही निकालना। ऐसा पता उसने क्यों लिखा? क्योंकि आप में से कई नालायक बच्चे होते हैं। कहता अच्छा, एग्जामिनर ने इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, ये सारा क्वेश्चन मैं अपनी एक एजम्पशन से खत्म कर दूंगा। एक बच्चा एजम्पशन लिखा है पेपर में, कहता मैं मान रहा हूं ये दोनों रिलेटेड पर्सन है। कहता मैं मान रहा हूं ये रिलेटेड पर्सन है, मैं सेक्शन लगाऊंगा ही नहीं, मैं रूल लगाऊंगा। बच्चा लिख कह रहा है रूल 27 से 31। एग्जामिनर कह रहा है रूल की तो बात ही नहीं की। फिर चेक की उसने एजम्पशन, किसने ये मान लिया रिलेटेड पर्सन है। वाह, ऐसे बच्चे अगर एग्जाम देने के लिए आ गए तो भाई साहब एग्जामिनर तो धन्य हो जाएगा। तभी उसने लिख दिया कि भैया ऐसे का बच्चे दोबारा ना एग्जाम के अंदर आ जाएं तो हम ये पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिलेटेड पर्सन नहीं है और प्राइस एक सोल कंसिडरेशन भी है। इट मींस अब तुम्हारी assumption तुम्हारे माइंड में रहेंगी। अब क्वेश्चन करो चुप करके सेक्शन के। आओ जी क्वेश्चन करते हैं। इधर देखना, आप ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब प्लीज यहां पर ध्यान सुनना। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मुझे एक बार सेक्शन 15 बता दो। सेक्शन 15 मुझे फटाफट से कौन रिवाइज करवाएगा? आप में से इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सबका ऑलमोस्ट जीएसटी हो चुका है। याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था, जिन्होंने क्लास ली है नहीं ली, रिवीजन क्लास के अंदर देखा होगा, नहीं ली कहीं से ही पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। याद करो आपने क्लास में किया होगा, आपके टीचर्स ने क्लास में ये बात बोली होगी, सबसे पहले वैल्यू निकालोगे 15(1) में, 15(2) में आप 5 एडिशन करोगे, 15(3) में फिर आप माइनस करोगे, फिर ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, इस वैल्यू पे आप जीएसटी लगा देना। 15(1) की वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) में 5 एडिशन। याद आ रहा है कुछ? 5 एडिशन कौन कौन से? ऐसा कोई भी टैक्स, सेस, ड्यूटी जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ, एड बैक करना है। सेकंड, ऐसा कोई खर्चा जो सप्लायर का था उसके बिहाफ पर रिसीवर ने पे कर दिया, ऐड करना है। तीसरा, इंसिडेंटल खर्चे ऐड करने हैं। चौथा, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऐड करना है। पांचवा, सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड करनी है। माइनस प्री सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करना है। फिर जो वैल्यू निकल के आएगी तब उस पर जीएसटी लगा देना। ये तुम्हारी वैल्यू फॉर जीएसटी होगी। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, जब मैं इन सारी बातों को फॉलो करता हूं, आओ जी फॉलो करते हैं। उसने बोला सामान आपने बेचा है 50,000 पर टन, 30 टन सामान बेचा है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 30। अब अगर 50,000 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50,000 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 लाख रुपए निकल के आ गया। तो यहां मैं लिख रहा हूं 15 लाख रुपए, ये निकल के आ गया 15 लाख रुपए। अब इस 15 लाख में क्या क्या एड बैक करेंगे मुझे बताओ जी? 1,10,000 फ्रेट चार्जेस ऐड कर देंगे, पैकिंग चार्जेस ऐड कर देंगे, इंसिडेंटल खर्चे हैं। उसके बाद वेटमेंट चार्जेस इंसिडेंटल है, ये भी ऐड कर देंगे। 3,10,000 रुपए कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पेशली उसके लिए बनाया है, ये भी हम ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन चार्जेस रिसीवर ने पे कर दिया सप्लायर के बिहाफ पर, ये भी हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। ये 12,000 रुपए, ये भी हमें क्या करने हैं? ऐड बैक करने। उसके बाद 50 लाख रुपए सब्सिडी मिली स्टेट गवर्नमेंट से, इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो 50 लाख वाली लाइन मैं यहां से काट रहा हूं, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा स्यापा जो आ रहा है, सबसे बड़ा क्लेश जो आ रहा है ना, वो इस इंटरेस्ट का 15,000 रुपए का। अब इस 15,000 रुपए के इंटरेस्ट का है। अब सुना ध्यान से, आपके एग्जाम में आपको मैं आगे जाकर भी दिखाऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन में इन्होंने प्रेजेंटेशन जो दी है ना, वो कई तरह से दी है। बच्चा कह रहा है कई तरह से मतलब हमें तो समझ नहीं आ रहा, या आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो इस क्वेश्चन में? 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म होगा सर, 2 सेकंड के अंदर। ये 15,000 रुपए इंटरेस्ट है ना, आप इसमें ऐड कर दो, ऐड कर दो, वैल्यू निकाल दो, जीएसटी लगा दो। ओह माय गॉड, कितने अच्छे लग रहे हो हंसते हुए। इधर देखो ध्यान से नालायकों, आपने 2 सेकंड के अंदर बोल दिया क्वेश्चन में है क्या। अगर मैं 15,000 पे ऐड कर दूंगा, नो डाउट उसने ऐड करने को बोला हुआ है, मैं ऐड कर भी दूंगा। मेरे कुछ सवालों के जवाब भी दे देना, मेरे कुछ सवालों के जवाब भी दे देना। अब जब मैंने आज आपको सामान बेचा, आज मैंने सामान बेचा, मैंने 15 दिन का टाइम दिया पेमेंट करने के लिए।
अब अगर 15 दिन का टाइम मैंने पेमेंट करने के लिए दिया, तो मुझे क्या पता आप 15 दिन से लेट पेमेंट करोगे। सर बहुत ध्यान सुना, प्रैक्टिकल लाइफ। अब वो एग्जीक्यूटिव वाला माइंड बाहर निकाल दो। कुछ ही घंटे के बाद सीएस बनने वाले हो, कंपनी को संभालने वाले हो, इंडिया को आपने संभालना है। आप इंडिया का फ्यूचर हो, यह बात ध्यान रखना। आपको हर चीज लॉजिक से पता हो, ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखे वही काम हो गया। अब सोच के मुझे बोलना, आपने बोला 15,000 रुपए ऐड कर दो क्योंकि वहां एडिशन लिखा हुआ, तो ऐड तो मैं कर दूंगा, बट मेरे क्वेश्चंस कुछ माइंड में आ रहे हैं। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर 15,000 रुपए मैंने ऐड बैक कर दिए, अब जो 15,000 रुपए हमने इंटरेस्ट के उस वैल्यू में ऐड बैक कर दिए, तो इनवॉइस तो पहले कट चुका होगा, क्योंकि जब मैंने आपको सामान बेचा, उधार सामान बेचा, तो मैंने इनवॉइस तो काट दिया होगा ना। उसने, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने बोला आपने जिस दिन सप्लाई की उसी दिन आपने इनवॉइस भी काट दिया। जिस दिन सप्लाई की उस दिन इनवॉइस भी काट दिया। मुझे पता ही नहीं आप डिले करोगे, आपने पेमेंट में डिले कर दिया। अब अगर पेमेंट में डिले किया तो आप मुझे इंटरेस्ट बाद में पे करोगे ना। अब अगर इंटरेस्ट बाद में पे करोगे, जो इनवॉइस पहले कटा, जो इनवॉइस पहले कटा, आपने इंटरेस्ट बाद में दिया, तो मुझे उस इनवॉइस में वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इनवॉइस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, रीजन बीइंग क्योंकि आपका इंटरेस्ट बाद में आया। अब अगर इंटरेस्ट बाद में आया, वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। एक बच्चा कहता है सर जीएसटी में इनवॉइस में कटिंग तो अलाउड ही नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। अब अगर जीएसटी में इनवॉइस में कटिंग अलाउड नहीं है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट के लिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं। हम डेबिट नोट इशू करेंगे इस 15,000 रुपए के इंटरेस्ट के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में हम 15,000 रुपए के इंटरेस्ट के लिए डेबिट नोट इशू करेंगे। और ये सारी बातें अपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी यार, कि अगर वैल्यू पहले कम है, वैल्यू को बढ़ाना है, उस केस में डेबिट नोट इशू कर दो। अब अगर 15,000 रुपए के लिए डेबिट नोट इशू करूंगा, एक पॉइंट ये सोल्व हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि 15,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है, इसमें अब मैं जीएसटी इंक्लूड मानूं या इसके ऊपर जीएसटी लगाऊं। क्योंकि इसने बोला कि भैया ये वाली जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये एक्सक्लूसिव टैक्सेस है, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, मतलब ये जो मैं वैल्यू निकालूंगा ऐड करने के बाद, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा। और जो 15,000 रुपए का इंटरेस्ट बाद में आया, अगर उसमें जीएसटी इंक्लूड मानता हूं, तो ये 15,000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18 करना पड़ेगा। और अगर इंक्लूड नहीं मानता, तो 15,000 के ऊपर 18% लगाना पड़ेगा। अब मैं क्या मानूं? अब प्लीज ध्यान सुनना, मैंने अब क्या बोला, इसकी कई सारी प्रेजेंटेशन है। कई बोलते हैं इसको 15,000 को आप इंक्लूड मान लो, कई कहते हैं एक्सक्लूड मान लो। अगर इंक्लूड मानूंगा तो ये काम करके आऊंगा, एक्सक्लूड मानूंगा तो 15 के ऊपर जीएसटी लगाऊंगा। तो बच्चा कह रहा है हमें क्या करना है, आप ये बताओ ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, हमारे एग्जाम है सर जुलाई में, हम आपको कोई भाषण सुनने थोड़ा आए हैं। ऐसे मत बोला करो यार, दिल पे लगती है मेरे बात। मैं आपको एक बातें रियलिटी बता रहा हूं। आप कभी सीए फाइनल का एग्जाम चेक करना, उसमें कई सारे ऑल्टरनेट इनके दिए हुए हैं। और सीएस के अंदर भी बार बार क्वेश्चन बने, हर बार इन्होंने अलग ऑल्टरनेट यूज किया है। कई बच्चे सामने बैठे होंगे, उनको ये बात पता होगी। तो प्लीज ध्यान सुना, 15,000 रुपए का इंटरेस्ट, पहली बात तो आपने कभी भी इनवॉइस में ऐड नहीं करके आना। अब अगर इनवॉइस में आप ऐड करके आओगे, आंसर तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके सीएस इंस्टीट्यूट ने ही ये क्वेश्चन दिया है, उसमें इंटरेस्ट पहले ऐड कर दिया, इंटरेस्ट यहां पे ऐड करके वैल्यू निकाल दी और फिर जीएसटी लगा दिया। अब अगर कोई पूछने वाला हो भाई तुमने इंटरेस्ट यहां पे देखो, यहां पे दिखाऊं आपको, ये देखो, ये 15 लाख, फ्रेट 1 लाख, पैकिंग चार्जेस, वेटमैन चार्जेस, इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट, इंस्पेक्शन चार्जेस, गवर्नमेंट सब्सिडी, ये इन्होंने की नहीं। और आप चेक कर लो, पूरी कैलकुलेशन में कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं है, जबकि सेक्शन 15(2) में लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। अब कई बार बच्चा ना अड़ जाता है, कहता है ऐड क्यों नहीं किया, उसे समझाना पड़ता है ऐड कैसे कर दें ऐड, क्योंकि पहले पता ही नहीं है कि आप कितना डिले करोगे, और इनवॉइस तो पहले कट चुका है। और अगर इनवॉइस पहले कट गया, इंटरेस्ट बाद में है, तो मैं इस कैलकुलेशन में कैसे ऐड करके दिखा दूं? बच्चा कहता है बट हमने कई क्वेश्चन में तो देखा ऐड किया हुआ। तो कई क्वेश्चन में अगर आपने देखा है, उन्होंने वही सेम इंटरप्रिटेशन फॉलो कर ली जो 15(2) में देखने से लग रही है। सर अगर हम एग्जाम में यहां पे ऐड करके आ जाते तो क्या आंसर गलत होता? नहीं, आपके इंस्टीट्यूट के कई सॉल्यूशन ऐसे हैं जहां पे आपने इंटरेस्ट ऐड करके दिखाया हुआ है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चलेगा।
प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चलेगा। आप सीएस बनने वाले हो, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम कभी जीएसटी में काम करें, कभी हम टैक्स में काम करें, उन सबको बोल दूं प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आप यहां इंटरेस्ट ऐड करके दिखा ही नहीं सकते, इंटरेस्ट बाद में होता है, उसके लिए डेबिट नोट जाएगा, उसके लिए डेबिट नोट जाएगा, कभी इनवॉइस में कटिंग नहीं होगी। और देखो आपके इंस्टीट्यूट ने सेम प्रेजेंटेशन वही फॉलो की है जो लेटेस्ट चल रही है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। उसने इंटरेस्ट ऐड नहीं किया, इंटरेस्ट ऐड नहीं किया, ये इनवॉइस काट दिया। फिर दूसरा उसने बोला पेमेंट की नवंबर में। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसने बोला उसने पेमेंट पता कब की, उधार मांगा 15 दिन का, उधार मांगा 15 दिन का, बट पेमेंट की नवंबर में। अब अगर पेमेंट नवंबर में की, जो डिले हुआ उसका इंटरेस्ट निकाल के ही बता दिया कि 15,000 रुपए का इंटरेस्ट है। अब अगर ये इंटरेस्ट 15,000 रुपए का है, नो डाउट इसको इनवॉइस में नहीं लिखा, 15,000 रुपए का मैं क्या मानूं, तो गवर्नमेंट कहती है तुम्हें इसे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव नहीं मानना। तुम्हें इसे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव नहीं मानना। सर अगर मैं एक्सक्लूसिव मान के आंसर दिया हूं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा, तो भी सही होगा। आपको एजम्पशन लिख के आनी है कि 15,000 रुपए मैं नेट इंटरेस्ट मान रहा हूं, इस पे जीएसटी लगेगा, मतलब इंक्लूड नहीं मान रहा। बट प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, अब जिन बच्चों के अभी सेशन मेरे क्लासेस खत्म हुई हैं उनको मैंने वैल्यूएशन के अंदर बताया भी था कि प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मली आप खुद सोचना, जब आप इंटरेस्ट बाद में उससे लोगे तो आप जीएसटी इंक्लूड करके ही तो लोगे। आप उसको ये बताओगे ना कि भाई साहब तूने इतना डिले किया, ये तेरा नेट इंटरेस्ट है, इस पे जीएसटी इतना है, टोटल हमें तू इतना इंटरेस्ट पे कर, टोटल हमें तू इतना इंटरेस्ट पे कर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा इंटरेस्ट इंक्लूसिव ही लिया जाता है। तो इसलिए देखो इन्होंने यहां पर क्या बोला, 15,000 15,000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18। अब अगर 15,000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18 तो यहां पे आएगा देखो 2288, ये आपका ये निकल के आ गया, और ये देखो नेट इंटरेस्ट आ गया, ये 15,000 पे आ गई टोटल इनवॉइस, टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस। और यहां पे ध्यान रखना इनवॉइस का मतलब ये होता है यहां पे डेबिट नोट इसको इशू करना पड़ेगा। अब बच्चा कह रहा है इनवॉइस क्यों लिखा है, आपने पढ़ा होगा डेबिट नोट के अंदर, डेबिट नोट इज ए सप्लीमेंट्री इनवॉइस, तो वो भी एक तरह का इनवॉइस है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नवंबर का महीना है क्योंकि उसने पेमेंट नवंबर में की है, और ये जो कैलकुलेशन है वो सितंबर के महीने की है क्योंकि सितंबर के महीने में इनवॉइस काटा, उस टाइम मुझे पता ही नहीं, इंटरेस्ट तो बाद में आना है। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, इसके अंदर मैंने कोई कटिंग नहीं की, और नवंबर के महीने में एक इनवॉइस मैंने और काट दिया, सप्लीमेंट्री इनवॉइस, जहां पे इनवॉइस की मतलब इंटरेस्ट की बातें की हैं, इसको मैंने एक्सक्लूसिव मान के बाद में जीएसटी लगाया है, और यहां पे मैंने इंक्लूसिव मान के इसमें से जीएसटी बाहर निकाला है। ओह माय गॉड सर, वाकई क्वेश्चन के अंदर जान तो है, जान पूरी जबरदस्त जान है। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था मुझे मजा आ गया था, क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे मजा आ गया था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन ऐसा है जो प्रोफेशनल के एग्जाम में आना चाहिए। अब बच्चा कहता है ये सारी बातें हमने समझ ली, अब हमें करक्स बताओ, करक्स कि अगर हमें एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आ जाए क्योंकि हमें लग रहा है ऐसा आएगा, हमें लग रहा है सर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए तो अब हमें क्या करके आना है, आपको ये करके आना है जो ये प्रेजेंटेशन है दैट इज बेस्ट प्रेजेंटेशन। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपके गाइडलाइंस आंसर के पहले पेज पे ही लिखा था ऑल्टरनेट हो सकते हैं, तुम ये मत सोचना यही लास्ट आंसर है। ऐसा उन्होंने क्यों लिखा, जब आगे क्वेश्चंस आएंगे ना आपको दिखाऊंगा, कुछ जगह इन्होंने इंटरेस्ट पहले ही ऐड किया होगा। तो एक बच्चा इसमें से बैठा है, मेरे को पता है वो पूछेगा, कहेगा सर आपने पहले तो ऐड नहीं किया था। मैंने नहीं, मैं थोड़ा करने वाला हूं यार, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी है वो मैं आपको समझा रहा हूं, बट मैंने को ये बता दिया बेस्ट प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल लाइफ की प्रेजेंटेशन वो ये वाली है, वो ये वाली प्रेजेंटेशन है जो प्रैक्टिकल लाइफ में चलती है, जो हम ऑफिस में करते हैं, ये सबसे बेस्ट है और ये सबसे लेटेस्ट भी है। बाकी आप अगर इंटरेस्ट यहां भी आप ऐड करके आते हो, यहां पर भी आप ऐड करके आते हो, फिर टोटल कैलकुलेशन करके फिर जीएसटी लगाते हो, आप एज्यूम कर लेते हो, ठीक है, आप एजम्पशन लिखाते हो तो भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बाद में इंटरेस्ट 15,000 रुपए को एक्सक्लूसिव मानते हो, मतलब यहां ऐड नहीं करते, यही दिखाते अलग सही हो, बट आप ये बोलते हो इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है तो भी सही हो जाएगा। और अगर आप बाद में दिखाते हो इंक्लूसिव मान लेते हो और आप ऐसे वैल्यू निकालते हो तो भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक मुद्दा पूरे क्वेश्चन में एक ही मुद्दा घूम रहा है, बस इंटरेस्ट का। ठीक है। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, हमको लग रहा है इस बार। मैंने कहा क्यों? कहता सर उसने एक तो मांगा था जीएसटी लायबिलिटी, वो तो आपने बताई दी, एक बार दोबारा बोल दूं मैंने क्या किया।
15 लाख पता लग गया, 15 लाख पता लग गया। एक 10 ऐड कर दिया, फ्रेट, पैकिंग, वेटमेंट, कोस्ट, इंस्पेक्शन, गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड नहीं होंगी, वैल्यू निकाल दी। अब वैल्यू कितनी आ रही है ये मैंने सारा, सर आप तो एक तो कांटे बहुत मारते हो, हमें समझ नहीं आता कि आपको समझ में कैसे आता है यार। मैं जब तुम्हें पढ़ा रहा होता हूँ ना, मत पूछो, मेरे अंदर से एक अलग ही एनर्जी लेवल पता नहीं कौन सी आती है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। मुझे लगता है बस दे दूं अपने बच्चों को सब कुछ, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं कुछ ना कुछ फायदा ले ही जाएं आज। 18% देखो, इसका 18% अगर निकालेंगे तो इसका 18% जो होगा वो आपका ये निकल के आएगा, और ये फिर आपके टोटल वैल्यू निकल के आ गई, ये आपके टोटल इनवॉइस वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है नी, ये आपका वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको मान लिया एक्सक्लूसिव, इस पे जीएसटी आपने लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब यहां पे फिर आपने जीएसटी वही इंक्लूसिव मान के आपने अलग जीएसटी लगा दिया। अब ये ना कई बच्चों को इंक्लूसिव वाला मुद्दा ही समझ नहीं आता, कहते ये हमें समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझाओ सर, ये ऐसा तो हमने क्लास में कभी पढ़ा ही नहीं है। ऐसा मत बोल देना हमने क्लास में नहीं पढ़ा, ऐसा मत बोल देना, फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगा, और जिस दिन मेरे को गुस्सा आ गया मैं लाइव इसी सेशन में कूद के जान दे दूंगा। मैं सही बोल रहा हूं, मैं कूद के जान दे दूंगा सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। बच्चा कह रहा हमने किया ही नहीं है, आपने वैल्यूएशन में क्या रूल नंबर 35 नहीं किया? रूल नंबर 35, अगर वैल्यू इंक्लूसिव होती है उसको एक्सक्लूसिव कैसे निकालते हैं, और ये बातें आपने छोटे बचपन में भी की होंगी। ठीक है ना, अगर वो कोस्ट को 100 मानते हैं, प्लस में प्रॉफिट, फिर डिवाइड बाय उसको करते हैं, फिर हम निकालते हैं सेल या कोस्ट निकालते हैं, तो वही तो सेम बात है। अगर 15,000 पे 118 के बराबर है तो 18 कितना आएगा वो आपने निकाल लिया, और बैलेंस वैल्यू आ गई बस। बच्चा कहता चलो ये पॉइंट समझ में आ गया। अगला ना फिर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने हमसे ये भी मांगा था कि ड्यू डेट क्या होगी डिपॉजिट की। अब ड्यू डेट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? टाइम ऑफ सप्लाई। ड्यू डेट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? टाइम ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई आप सब समझदार हो, टाइम ऑफ सप्लाई इसका क्या निकल के आएगा सर? इसका तो सितंबर निकल के आएगा, इतने जीएसटी का निकल के आएगा सितंबर। और इसका टाइम ऑफ सप्लाई याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है इसका टाइम, इंटरेस्ट पेनल्टी वाले का भाई टाइम ऑफ सप्लाई सर ने कहां बताया था? इंटरेस्ट पेनल्टी वाले का टाइम ऑफ सप्लाई सर ये तो आपने बताया ही नहीं था, वैसे ही कह रहे हो याद आ रहा है, कुछ आपने हमें क्लास में बताया नहीं। अच्छा मुझे गुस्सा मत दिलाओ यार, मेरे नोनू मेरे सोनू, गुस्सा क्यों दिलवा? एक बात मुझे बताओ नालायको, मैंने एक बताया नहीं क्लास में, याद करो टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर, आपको मैंने कहा था सेक्शन 12, 13, 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6), 12(6) में क्या था? अगर एडिशनल कंसीडरेशन मिलता है, एडिशनल मींस इंटरेस्ट पेनल्टी मिलती है, उस केस में जब वो रिसीव होती है उसका टाइम ऑफ सप्लाई वो होता है। हाँ 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 सर याद आ गया, सॉरी सर, सॉरी, याद आ गया ना। तो ये कराया सब कुछ है, आपने बस रिवीजन करनी है घर जाके, आपने बस रिवीजन करनी है, आपको सब कुछ आता है। आपको यहां पे आपको क्या लग रहा है कि आप पढ़ने के लिए आए हो? नहीं, आपको मैं दिखाना चाहता हूं, याद करवाना चाहता हूं, आपको सब कुछ आता है, आप याद करो, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। और जब मैं क्वेश्चन के अंदर बातें बोलता हूं ना, मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में अटैक करती होंगी, ये बातें हमने पढ़ी हैं, अब हमें गेम खेलने में मजा आ रहा है। और गेम खेलने का जब मजा आएगा ना, बिलीव में आपका इतना इंटरेस्ट बन जाएगा टेक्स्ट के अंदर, आप कहोगे मजा आ गया सर। तो यहां पे देखो जी, अब तो यहां पे क्या लगेगा? वही 12(6) इंटरेस्ट वाले केस में जब कंसीडरेशन रिसीव करते हैं वो उसका पीओटी बनेगा, तो यही पीओटी बनेगा। तो अब इससे अगले महीने की 20 तारीख क्या बनेगा? 20 दिसंबर। और अगर सितंबर टाइम ऑफ सप्लाई है, इससे अगले महीने की 20 तारीख 20 अक्टूबर। तो ये इसके ड्यू डेट आ गई, ये देख लो, इतनी जीएसटी लाइबिलिटी सितंबर 20 अक्टूबर, इतनी जीएसटी लाइबिलिटी ये नवंबर 20 दिसंबर। और अब देखो आपको मैं एक चीज दिखाऊं, नंबर क्यों नहीं आते आपके? जितने बच्चे, मैं वैसे मतलब दुआ मांगता हूं भगवान से सब बच्चा इस बार निकल जाए, और मैं ये सोच रहा हूं कि आपका पहला अटेम्प्ट हो, बट जिन बच्चों का दूसरा तीसरा कोई भी है, कभी घबराना मत, कभी घबराना मत, ये प्रोफेशनल लाइफ है, कभी लाइफ में मत घबराना। जिनका जो भी अटेम्प्ट है, आज देख लेना आपके नंबर क्यों कटते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन में ये प्रेजेंटेशन दे के आओगे, आप क्वेश्चन में ये सेम आंसर निकाल के आओगे। क्वेश्चन होगा 8 नंबर का, नंबर मिलेंगे 4, आंसर यही होगा आपका, आपका सेम प्रेजेंटेशन होगी, नंबर मिलेंगे 4। रीजन बीइंग, क्योंकि आपने ये 10 वर्किंग नोट्स नहीं बनाए होंगे, जो आपने ऊपर प्रेजेंटेशन की है उसके वर्किंग नोट्स आपने बनाए नहीं होंगे, तो वो नंबर क्यों देगा आपको? और बच्चा सोचता है ना कि मेरे को नंबर क्यों नहीं मिलते, मैंने किया तो पूरा था, आंसर भी मैच कर गया मेरा गाइडलाइन आंसर से, नालायक को आपने वर्किंग नोट्स ही नहीं बनाए। और मैं बात सीख गया था सीए फाइनल का, जब मेरा पेपर था डायरेक्ट टैक्स का, उस दिन मुझे लग गया था वर्किंग नोट्स की जो वैल्यू होती है ना, वाकई बहुत जबरदस्त वैल्यू होती है। सर जो आपके माइंड में कैलकुलेशन आई है ना, ये कैलकुलेशन जो आपके माइंड में आई है, देखो नोट नंबर 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9, उसने सारी कैलकुलेशन उसने कैसे की नोट्स के अंदर बताई है।
ये क्यों ऐड किया, किसने बोला? आप ऐड तो करके आ गए। सर ये बात तो उसको पता होगी ना, सारा पेपर उसको पता है, सब कुछ पता है। आप अगर उसको नहीं बताओगे तो भैया ये बात छोड़ दो, उसको पता है नहीं पता, तुम्हें बता के आना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीएस बनना है, उसने सीएस नहीं बनना। बिना बात के नंबर काट लेगा, नंबर देगा 4-8 में से, फिर आप कहोगे 4 नंबर कहां गए, वो बोलेगा वर्किंग नोट्स कहां बनाए हैं। तो ये सारे नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, अगर ये नोट्स बना के आओगे तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। और देखो ये नोट्स पूरे उसने आपके इंस्टीट्यूट ने पूरे बढ़िया तरीके से बना रखे हैं, तब जाके कहीं नंबर मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो ये देखो 12(6) मैंने भी आपको बोला ना, 12(6) एडिशनल कंसीडरेशन इंटरेस्ट पेनल्टी वाला। ठीक है, देखो वही सारी बातें लिखी हैं। देखो रूल नंबर 35, आप मुझे बोल रहे थे कहां पे रूल नंबर 35, ये जो सारी बातें अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं, सारी बातें उसने वर्किंग नोट्स के अंदर उतारी हुई हैं। तो अब जाके हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हो जाता है जी। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे हमने काफी टाइम लगा दिया, अब लग नहीं रहा कि आज 10 क्वेश्चन होंगे, बट जितने क्वेश्चन होंगे अभी मैं 10 मिनट और यहां पे लगा दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर जितने रह जाएंगे नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम ज्यादा कर लेंगे, बट आओ जी अब देखते हैं आगे। ये तो हो गए ना, आओ जी अब यहां पे आओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। ये आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये लगा लो नेचुरल बंडल, एक ऐसा बंडल जो नॉर्मली देखने को मिलता है, नेचुरल बंडल। और मिक्स सप्लाई का मतलब अननेचुरल बंडल, नॉट नेचुरल बंडल, मतलब जो अलग अलग आइटम बिक सकती हैं उसको आपने फिर भी बंडल मतलब कंबाइन करके सिंगल प्राइस में निकाल दिया। जैसे शादियों में टोकरे आते हैं, उसके अंदर फ्रूट्स भी होते हैं, उसके अंदर आपकी चिप्स भी होते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी होती हैं, जूस भी होते हैं, और बीच में आपने कई बार देखा होगा पाइनएप्पल ऐसे करके, वो ऐसे करके बीच के अंदर बैठा होता है ना, वो उसको बीच में निकाल के ऐसे करके निकाल देते पाइनएप्पल को। तो उस टोकरे में कितनी सारी वैरायटीज हैं, उसका प्राइस एक ही चार्ज किया गया, तो वो मिक्स सप्लाई है। और आप सब जानते हो मिक्स सप्लाई वाले केस में पूरी जो आइटम्स हैं उनमें जिस पर हाईएस्ट रेट लगा होता है वही रेट एप्लीकेबल होता है। और कॉम्पोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसका रेट जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। कॉम्पोजिट मींस जो नॉर्मली एक साथ होती है, लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। ठीक है जी, बोर्डिंग स्कूल, ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। ठीक है ना, उसके बाद आपका होटल की एकोमोडेशन प्लस में ब्रेकफास्ट, ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो आपको वो देखना पड़ेगा, जो भी सप्लाई कॉम्पोजिट है, मिक्स सप्लाई है, उसके कुछ एग्जांपल आप यहां पे लिख के आ जाओगे तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप पढ़ लेना ये डेफिनेशन कॉम्पोजिट सप्लाई की, ये उसका ट्रीटमेंट, ऐसे ये मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन, उसका ट्रीटमेंट यहां पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो एग्जाम के लिए नहीं है, बट फिर भी हमारे क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें लिख सकते हो ना, यस सर। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर भी टाइम लगना है मेरा, क्योंकि आज कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वाकई जबरदस्त क्वेश्चन है, और जो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन पक्का आएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन, ये केस लो है, एडवांस रूलिंग की एक जजमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम के अंदर आ सकती है। और ये कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन पता किसका है, आपको दिखाऊं, आपको लगेगा कि सर आज क्यों नहीं करा रहे। ये देखो आपके लिए इस क्वेश्चन को मैंने डायग्राम में कन्वर्ट किया। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा, कहां गया क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको मैंने इस डायग्राम में कन्वर्ट किया। रीजन आपको समझ में आए क्वेश्चन क्या है। सर बच्चा ना 10 बार क्वेश्चन पढ़ ले, 10 बार, तो भी समझ नहीं आएगा उसको ये पढ़ा क्या है इसने, बिलीव मी। क्योंकि कई बच्चे पता क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ना स्टार्ट होंगे, ये पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, लास्ट तक पहुंचेंगे, लास्ट तक पहुंचेंगे, फिर दोबारा से पढ़ेंगे, क्यों, पहले वाला भूल गए, फिर पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, लास्ट तक पहुंचेंगे, फिर भूल गए। 4 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ आया जीरो, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगर वही पहली बार में हर लाइन पढ़ते हुए ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट करते ना, क्वेश्चन आसान बन जाता। तो इस क्वेश्चन को मुझे आपको पढ़वाना है, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, इसको मैं अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, इसका डायग्राम मैंने बना रखा है। एक ये क्वेश्चन और एक इससे अगला क्वेश्चन ही ये वाला, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका भी आपको दिखाऊं। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका भी डायग्राम मैंने बना रखा है। और ये डायग्राम सर आपको मैंने कहा ना, ये 50 मिनट का सेशन कभी मत समझना, ये सेशन 2 घंटे का होता है सर। आने से पहले सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, उसको समझना पड़ता है किस तरह से आपको समझाऊं, क्योंकि आपको समझाने के लिए अगर मुझे पागल भी बनना पड़े तो मैं पागल बनने को भी तैयार हूं। रीजन बिंग आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में नहीं आएगा मेरे पढ़ाने का फायदा क्या यार, मेरा पढ़ाना ही बेकार है फिर। तो ये दोनों क्वेश्चन करवाने मुझे आज थे, बट उस क्वेश्चन में टाइम लग गया, तो इन दोनों को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो जी।
क्वेश्चन नंबर 7 है हरिवल्लभ ए रजिस्टर्ड सप्लायर रेंडर टैक्सेबल सर्विस फॉर 2 लाख ऑन 1 October 19 द टैक्स इनवॉइस वाज रेज 9th November और पेमेंट जो रिसीव गई है नेक्स्ट डे असर्टेन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी पर्पस। लो जी, अब पहली बात तो ये सर्विस है, सर्विस वाले केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हमें निकालना है, टाइम ऑफ सप्लाई हमें निकालना है। अब याद करो मैंने कहा था अगर विद इन इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट आ गया तो फिर उस केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट नहीं इशू होता तो फिर पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पे एक बार चेक करना, सर्विस रेंडर्ड कब की है 1 अक्टूबर को ना, और इनवॉइस इशू की है 9 नवंबर को। अब आपने अब बोल दो सर इसके, देख लो यहां पे इसके 30 दिन के बाद, इसके 30 दिन के बाद इनवॉइस इशू है। अब अगर इसके 30 दिन के बाद इनवॉइस इशू है तो उस केस में पीओटी क्या निकल के आएगा, पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। तो भैया मेरी कंप्लीशन यहां है, कंप्लीशन मेरी कब हो रही है, कंप्लीशन मेरी कब हो रही है 1 अक्टूबर को हो रही है ना, कंप्लीशन मेरी यहां है, और पेमेंट वो कह रहे हैं इससे अगले दिन, मतलब 10 तारीख को पेमेंट आ रही है, तो अर्लियर क्या बनेगा, यही तो बनेगा। तो ये मेरा पीओटी आ गया, आपको मैं दिखाऊं, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है इन द प्रेजेंट फैक्ट टैक्स इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड मिस्टर हरिबल्लभ विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 10th, दैट इज 31 अक्टूबर। द इनवॉइस इशूड 9th नवंबर इज बियॉन्ड द टाइम लिमिट, मतलब 30 दिन के बाद इशू हुआ, इसलिए पीओटी निकल के आएगा पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या बनेगा, कंप्लीशन, तो ये मेरा पीओटी आ जाएगा। आप एक बार जाके पढ़ लेना, सेक्शन 13(2) टाइम ऑफ सप्लाई का है, उसमें ये बातें आपने की होंगी, क्लास के अंदर की होंगी, ठीक है। और एक यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर ओल्ड दिया हुआ है, इसका आंसर नया आ चुका है। व्हाट इज हाई सी सेल, हाई सी सेल क्या होती है, और वेदर द हाई सी सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स वुड बी चार्जेबल टू आईजीएसटी ट्वाइस एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस अंडर 37 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट एंड द सेपरेटली अंडर सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी। वो कहना चाह रहे हैं कि हाई सीज का मतलब पता क्या होता है, जैसे ये इंडिया की ना, आपको मैं बताता हूं, हाई सीज का मतलब ये होता है, मान लो ये इंडिया की बेसलाइन है, ये इंडिया की बेसलाइन है, अब यहां पे पानी है ये, अब ये वाला पानी मान लो इंडिया का है, आपने इसके बीच में सामान बेच दिया। अब अगर आपने इसके बीच पानी में ही सामान आपने बेच दिया तो उसको हम बोलते हैं हाई सीज सेल। याद करो आपने शेड्यूल 3 किया होगा, शेड्यूल 3 के अंदर मैंने कहा था कि अगर आपने पानी के बीच में टाइटल ट्रांसफर कर दिया ना, तो उस केस में वो एक्टिविटी आपकी ना तो गुड्स की सप्लाई बनेगी और ना ही सर्विस की सप्लाई बनेगी, उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर जिसको आपने सामान बेचा वो जब यहां से क्लियर करवाएगा वही कस्टम ड्यूटी पे करेगा और वही जीएसटी पे करेगा, तो जीएसटी एक ही बार लगेगा, जीएसटी एक ही बार लगेगा और उसके हाथ में लगेगा जिसको आपने सामान बेचा है। ये बातें आपको मैं बता दूं, एक बार जाके शेड्यूल 3 सप्लाई के चैप्टर में 7(2) में शेड्यूल 3 दिया होगा ना, उसका पैरा नंबर 8 देख लेना, पैरा 8 में आपको दिख जाएगा कि जो हाई सी सेल वाले पॉइंट है जिसमें गुड्स के हम टाइटल ट्रांसफर करते हैं तो उसको ना तो गुड्स की सप्लाई मानते हैं ना ही सर्विस की मानते हैं, जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे शेड्यूल 3 लग जाएगा। तो ये उन्होंने पुराने लॉ के अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ है जी। अब यहाँ पे नया लॉ ध्यान रखना, अब यहाँ पे आईजीएसटी आंसर पहले भी सेम था, बट अब इन्होंने यहाँ पे कंफर्म लॉ बना दिया कि आईजीएसटी एक ही बार लगेगा, और वो कौन पे करेगा, वो दूसरा पर्सन जिसको सामान बेचा है वही कस्टम पे करेगा और वही जीएसटी पे करेगा। तो आज 8 क्वेश्चन हमसे हुए हैं, और अगर हम वो पहले 15 मिनट डाउट्स में ना लगाते तो क्या पता हमारे 9-10 तो भी ना आते, 9 क्वेश्चन तो हमारे हो ही जाते, बट डाउट्स लेने भी जरूरी हैं, ठीक है। तभी मैं बोलता हूं अगर डाउट्स आ रहे हैं तो पहले एक बार वीडियो दोबारा देख लो, प्रोविजन पढ़ लो, ठीक है ना, फिर डाउट पूछो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 90% बच्चों को वो डाउट नहीं था, 10% बच्चों को था डाउट। मुझे लेने में दिक्कत थोड़ा है सर, मैं तो आपके लिए यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूं ना, बट 10% बच्चा डाउट कैसे पूछता है, सेशन चल रहा है, माइंड में डाउट आ गया, उसने तुरंत कमेंट कर दिया ये डाउट है, चलो हमारी टेंशन खत्म, हम दोबारा नहीं देखेंगे। ये चीज गलत है, क्योंकि अगर आपने दोबारा से वो नहीं समझने की कोशिश की तो आपके कॉन्सेप्ट ना खुद डेवलप नहीं होंगे, और हमें अपने कॉन्सेप्ट खुद डेवलप कर रहे हैं। रीजन बीइंग क्योंकि एग्जाम तो निकालने हैं, आगे हमारे सामने सीएस है, पूरी कंपनीज हैं, पूरा इंडिया है, फिर हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी बातें आपने आज पढ़ के आनी है, बाकी वो 2 क्वेश्चन मैं आपको कल दोबारा से कराऊंगा, आज हमने करे ही नहीं है, एक बार आप खुद पढ़ लेना, एक बार आप खुद पढ़ लेना, समझ में आगे अच्छी बात है। नहीं तो आज हमने 8 क्वेश्चन किए हैं, फिर कल आगे ये सारे क्वेश्चन फिर हम करना स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा आईटीसी का भी, उसको भी हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन हमारे चलते रहेंगे सर, बस अब डेली देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गया, ओ माय गॉड मजा आएगा गेम खेलने का। चलो देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में है क्या।
तो बस यहीं तक आज हम करेंगे जी। कल शाम को 7 बजे फिर मुलाकात होगी। कल शाम को 7 बजे आपने जरूर आना है। उम्मीद करता हूं आप आओगे, उम्मीद करता हूं आप प्यार दोगे, लाइक्स दोगे, कल की वीडियो में भी आज की वीडियो में भी, क्योंकि सर आपके लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। यही एनर्जी देते हैं कि नहीं विवेक, आज तुझे फिर जाना है, आज तुझे फिर जाना है, आज तुझे फिर जाना है। बस यही है मेरा अंदर। क्योंकि कई बच्चों को लगता है चल ये तो चल फ्री में सर डाल ही देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो हमेशा ऐसा कभी मत सोना सर। बिलीव मी, ये इसकी वैल्यू फ्री मत लगाना कभी, इसकी वैल्यू फ्री मत लगाना। ये प्यार है बस, ये प्यार है जो मैं आपको यहां के लिए आता हूं। इसको ये मत बोलना कभी लाइफ में ये फ्री है। जितनी क्लासेस डालता हूं ना सर, इसकी वैल्यू आप नहीं समझ सकते, इसकी वैल्यू कितनी है। बिलीव में इसकी वैल्यू नहीं समझ सकते। आपको लग रहा होगा ये फ्री है, ये मेरा प्यार है आपके लिए जो मैं आता हूं बुलाता है। बस आप उसको चाहे कुछ भी बोलते रहो, मैं जरूर ये बोलूंगा कि डेली शाम को आओगे, आपका बहुत भला होगा। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और कल थोड़े और क्वेश्चन पढ़ के आना आगे, ताकि और हमें अच्छे से करने का मौका मिले। ठीक है जी, बढ़ते चलो, बस अच्छे अच्छे काम करते चलो।